हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको इसके पहले चैप्टर नंबर जो हमारा फर्स्ट था विलेन यानी सॉल्यूशन, है ना, उसको मैंने पूरी तरीके से एंड कर दिया था, समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था, है ना। तो उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर सेकंड रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी ये है विद्युत रसायन। कहीं कहीं पर देखेंगे लिखा हुआ है वैद्युत रसायन, तो चाहे विद्युत रसायन कहिए या वैद्युत रसायन कहिए, कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों में, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चैप्टर नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या जानकारी होनी चाहिए, विद्युत रसायन होता क्या है ना, विद्युत रसायन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, हाँ, विद्युत रसायन कहते हैं। यहाँ पर सामने लिखा भी हुआ है, किया जाता है विद्युत रसायन कहलाती है या उसे विद्युत रसायन कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और क्या है आपकी केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा के आपस में संबंध का अध्ययन किया जाता है। परस्पर शब्द लिखा हुआ है, परस्पर का मतलब क्या होता है, परस्पर का मतलब ये होता है कि आपस में रिलेशनशिप कैसा है, यानी एक दूसरे पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं या एक दूसरे से जो ऊर्जा है वो किस प्रकार प्रभावित होती है या एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, कि विद्युत ऊर्जा का प्रभाव रासायनिक ऊर्जा के ऊपर कैसा होगा या रासायनिक ऊर्जा का जो प्रभाव है वो विद्युत ऊर्जा पर कैसा होगा। तो इनके रिलेशनशिप का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत रसायन कहते हैं, है ना। चैप्टर का नाम देख लीजिए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर थोड़ा सा मैं और बता देता हूं आपको कि लुई गैल्वेनी तथा माइकल फैराडे को विद्युत रसायन का जनक कहा जाता है। एलन बॉर्ड तीसरे साइंटिस्ट के बाद आते हैं, एलन बॉर्ड। तो एलन बॉर्ड को भी रसायन जो आपके विद्युत रसायन है इसका जनक माना जाता है। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे तो आपको देखने को नाम मिलता है कि जो आपके लुई गैल्वेनी हैं और माइकल फैराडे हैं, है ना, लुई गैल्वेनी और माइकल फैराडे, इन दोनों को मिला करके विद्युत रसायन का जनक इन्हें कहा जाता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो लुई गैल्वेनी है इन्होंने सबसे पहले सेल को प्रारंभ किया था, सेल बनाया था। सेल का जो आविष्कार किया वो लुई गैल्वेनी थे जिन्होंने गैल्वेनी नामक सेल बनाया था। आपको इस चैप्टर में गैल्वेनी सेल पढ़ना भी होता है कि लुई गैल्वेनी और माइकल फैराडे को विद्युत रसायन का जनक माना जाता है। गैल्वेनी साहब जो थे इन्होंने गैल्वेनी नामक सेल बनाया जिसका दूसरा नाम डेनियल सेल भी होता है, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना भी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। सेकंड जो आपके हैं माइकल फैराडे। अब माइकल फैराडे ने क्या किया है, तो माइकल फैराडे ने चालकता के नियम बताए हैं, है ना। और इस पूरे चैप्टर में केवल दो ही कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक तो सेल और दूसरा चालकता। यानी पूरी स्टडी सेल के बारे में करनी है और पूरी स्टडी चालकता के बारे में करनी है। पूरा चैप्टर आपका उसी में समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब हम पहले यहाँ से पढ़ते हैं तो चाहे आप बहुत सारे वीडियोज में आप देखेंगे या कहीं पर देख सकते हैं, किताब सीरीज में या कहीं पर भी देखें, तो तमाम लोगों ने आपको क्या है कि पहले चालकता के विषय में बताया है ना, और तमाम लोगों ने क्या है कि पहले आपको सेल के बारे में पढ़ाया है। तो सभी का अपना अपना पढ़ाने का मेथड होता है। मेरा जो तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको सेल के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि हम सेल की स्टडी पहले करेंगे, सेल की स्टडी करने के बाद आपको चालकता की ओर ले चलेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि माइकल फैराडे और इसके जनक होते हैं, एलन बॉर्ड का भी नाम आ जाता है जनक के तौर पर, है ना। तो ये तो केवल जनक तो आपको केवल याद ही रखना, ध्यान रखना है बस, केवल ये कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है कि इसके जनक कौन है, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत मेनली जो होता है वो हमें सेलों की स्टडी करनी होती है, सेल का अध्ययन करना होता है। तो सेल में होता क्या है, अब सेल के अंदर भी क्या होता है, तो सेल के अंदर होती हैं अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं, तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो होती हैं आपकी वो रेड प्लस ऑक्स से मिलकर के बनी होती हैं, है ना। रेड का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब रिडक्शन, है ना, RED रेड। रेड का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रेड का मतलब रिडक्शन। और यहां से बी से तोड़ दीजिए ऑक्स, ये बैल नहीं है, ऑक्सीडेशन है। ठीक, तो ये रिडक्शन से ऑक्सीडेशन, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं,
रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें सेल पढ़ना है और उन सेलों में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है ना। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद अब जब रेडॉक्स अभिक्रियाएं होंगी, उसके बाद क्या होगा कि सेल के अंदर हमें चालकता भी देखने को मिलती है। तो वहीं से दूसरा टॉपिक हमारा आ जाता है चालकता का। ठीक, तो सेल के बारे में पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि चालकता के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये तो जर्नल इसका सामान्य परिचय था कि विद्युत रसायन। एक चीज और ध्यान कर लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, ये इलेक्ट्रो और उसके बाद लिखा हुआ है केमिस्ट्री, दो शब्द यहां पर जुड़े हुए हैं। यानी इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉनिक से है और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल से है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक यानी यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक को आप विद्युत कंसिडर कर लीजिए, मान लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो जाएगा विद्युत और केमिकल का मतलब क्या हो जाएगा, रासायनिक। तो जहां पर विद्युत और रासायनिक दोनों ऊर्जाएं क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, उसी का नाम हो जाएगा विद्युत रसायन। ठीक, तो ये एक जनरल जानकारी थी जो सामान्य आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर में दिया गया होता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूं सेल। सेल क्या होता है, तो चलिए देखते हैं हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहला जो शब्द आया है वो आपका सेल है। और सेल कई सारे होते हैं, आपको पता है, बायोलॉजी में भी सेल होता है। उस सेल का मतलब होता है कोशिका, है ना। और यहां पर एक सेल है, तो ये वो सेल है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। घड़ी में होता है, देखा होगा, टार्च में होता है, उसको देखा होगा, है ना। तो ये क्या है, ये वही सेल है ना। अब देखिए परिभाषा क्या होगी सेल की। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सेल, यानी सेल क्या है, सेल को कैसे परिभाषित करेंगे, है ना। तो सेल के विषय में जो कहा जाता है कि वह युक्ति, अब युक्ति का मतलब क्या होता है, उपकरण, है ना। तो वह युक्ति या उपकरण जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सेल कहते हैं, है ना। सेल का हिंदी में भी नाम यहाँ पर सेल ही है। अब यहाँ कोशिका नहीं कह दीजिएगा, है ना। कोशिका कब कहेंगे, कोशिका कहेंगे बायोलॉजी जब पढ़ते हैं वहां पर। तो यहाँ पर जो सेल का नाम है वो सेल है। और सेल कौन है वो मैंने बता दिया कि जो घड़ी में आप देखते हैं या टार्च में देखते हैं या कहीं और देखते हैं, है ना। तो वो आपका क्या है, उस सेल की बात की जा रही है यहाँ पर। तो वह युक्त या उपकरण जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेल। तो ये तो परिभाषा सेल की हो गई। अब क्या होगा, यहां पर देखिए दोनों ऊर्जाओं का नाम आया है, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। अब क्या होगा कि इन्हीं ऊर्जा के परिवर्तन के आधार पर सेल दो प्रकार का डिवाइड हो जाएगा। यानी सेल भी दो प्रकार का होता है। आपने जनरली भी देखा होगा कि एक सेल खराब हो जाता है, उसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, और एक सेल वो होता है जो दोबारा चार्ज किया जा सकता है कि नहीं। तो वहां पर क्या होता है कि इनमें होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं, इनके अंदर जो रिएक्शन होती है उनमें डिफरेंस होता है। इसी की वजह से क्या होता है कि एक सेल को दोबारा चार्ज किया जा सकता है और एक को नहीं चार्ज किया जा सकता है। तो यहां पर समझ लेते हैं, मैंने आपको बताया कि ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, तो यहां पर देखिएगा दो प्रकार के आपके सेल हो जाएंगे। कौन से, तो एक सेल वो होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यानी पहला सेल कौन सा होगा, पहला सेल होता है जो, है ना, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा के अंदर बदलता है ना। ये क्या होगा कि एक सेल तो वो होता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है ना। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला सेल कौन सा होता है, इसका स्पेशल नाम होता है, इसको कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, है ना। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला ये सेल कहलाता है विद्युत अपघटनी सेल, है ना। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है द्वितीयक सेल, यानी सेकेंडरी सेल इसको कहते हैं, है ना। द्वितीयक सेल पूरा शब्द लिख देते हैं, सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल। अब देखिए द्वितीयक सेल जो आपका होता है सेकेंडरी सेल, ये वो सेल होता है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो आपका दिमाग जा रहा होगा इन्वर्टर की बैटरी पर, है ना, उसमें जो बैटरा लगा होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, बत्ती चली जाने के बाद क्या होता है,
उसका काम चालू होता है ना। उसमें होता क्या कि वो जो है लाइट से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर कर लेता है, रख लेता है उसके अंदर। उसके बाद लाइट जाने के बाद क्या होता है, उसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा संचित हुई है वो क्या करेगी, फिर से विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होना चालू हो जाती है। और जब वो चालू होगी कन्वर्ट होना विद्युत ऊर्जा के रूप में, तब हमें वहां पर क्या देखने को मिलता है, तब हमारे वहां उपकरण घर के चलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। सबसे बड़ा एग्जांपल जो इन्वर्टर की बैटरी है या कोई भी बैटरी है, वो इसी सिद्धांत पर काम करती है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और यही सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं द्वितीयक सेल, है ना। या इन्हीं का और एक नाम है, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, यानी ये सुनते जाइए, कितने नाम मिलेंगे मैं बताऊंगा आपको। तो नंबर फर्स्ट क्या नाम देते हैं इसको, द्वितीयक सेल भी कहते हैं। उसके बाद इसका दूसरा एक और नाम है विद्युत अपघटनी सेल, है ना। विद्युत अपघटनी सेल अब क्या होगा, एक इसकी विशेषता और सुन लीजिए कि जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, जो मैंने एग्जांपल बताया आपको बैटरी वाला इन्वर्टर की, उस वो क्या है, दोबारा चार्ज होती है, यानी विद्युत अपघटनी सेल को दोबारा चार्ज किया जा सकता है। तो इसकी ये विशेषता है ना। इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल होता है वो क्या है कि दोबारा चार्ज किया जा सकता है, यानी विद्युत अपघटनी सेल को या द्वितीयक सेल को, है ना, क्या कर सकते हैं, दोबारा चार्ज किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो एक सेल तो वो हो गया जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है, उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, यानी वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इसे क्या होता है कि इसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है ना, और इसे ही द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। तो सेकेंडरी सेल के नाम से भी मान लिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी सेल है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघटनी सेल है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो रही होगी कि ये सेल क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका अपोजिट भी तो कोई काम कर रहा होगा। अगर ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तो कोई ऐसा सेल भी तो होगा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाँ, तो एक सेल होता है आपका जो रासायनिक ऊर्जा को, यानी रासायनिक ऊर्जा को किसे बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ठीक। तो वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं विद्युत रासायनिक सेल, है ना। इन सेलों का नाम क्या है, इन सेलों का नाम है विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक सेल, है ना। एक हिंट के लिए ऐसे याद रखिएगा कि जिसमें क्या होता है कि पहले विद्युत शब्द आ जाता है, यहां पर देखिए इसमें विद्युत शब्द आया है, तो हिंट के लिए ऐसा याद कर सकते कि यहां विद्युत आया है तो जो इसको परिवर्तित करने वाला होगा उसके नाम में भी पहले क्या आता है, विद्युत आता है ना। तो यहां पर विद्युत है तो यहां पर भी विद्युत था, तो इसलिए इसका नाम विद्युत अपघटनी सेल था। तो ये तो तरीका होगा याद रखने का, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सेल किसको किसमें बदलता है, उसका एग्जाम्पल कौन है, ये भूल जाते हैं अक्सर, तो इसलिए इसको याद भी रख सकते हैं। तो यहां पर वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं या परिवर्तित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इन सेलों का एक और नाम है प्राथमिक सेल। इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है प्राथमिक सेल, यानी इधर वाले क्या है द्वितीयक सेल, इधर क्या है ये प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल को क्या है, अब ये वाला जो हमारा सेल होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला, ये आपको कहां देखने को मिलता है, तो जो घड़ी के अंदर होता है ना, जो बड़ी दीवार घड़ी होती है या हाथ वाली घड़ी होती है उसमें सेल छोटा सा होता है कि नहीं होता, तो उसके अंदर आपको ये सेल देखने को मिलता है प्राथमिक सेल। ये क्या होता है कि ये अपने अंदर संचित रासायनिक ऊर्जा को, जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को जो है ये यूज करता है, उसका उपयोग करता है। तो जब तक उसके अंदर से ऊर्जा चलती रहती है तब तक सेल कार्य करता रहता है। जैसे ही उसके अंदर की स्टोर एनर्जी खत्म हुई वैसे ही वो सेल क्या हो जाता है, वैसे ही वो सेल डेड हो जाता है, खराब हो जाता है।
तो उसको फेंकना पड़ता है। अब इसमें ये कैपेसिटी नहीं होती कि इसको दोबारा चार्ज किया जा सके, है ना, क्योंकि यहां पर क्या है कि उसका जो केमिकल होता है, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वो समाप्त हो चुकी होती है, पूरी तरीके से खत्म, है ना। तो एक लिमिटेड मात्रा में उसके अंदर एनर्जी होती है, वो ऊर्जा जब तक चलती रहेगी, विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती रहेगी, तब तक वो सेल कार्य करता रहता है। उसके बाद खत्म होने के बाद उसे फेंक दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं प्राथमिक सेल, है ना। एग्जाम्पल में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो एग्जाम्पल में तो अभी आपको करवाऊंगा ही, बहुत सारे घड़ी वाला सेल भी लिख सकते हैं, टार्च वाले सेल भी लिख सकते हैं, गैल्वेनी सेल वगैरह सब इसी के एग्जाम्पल होते हैं, है ना। तो यहां पर जो बड़ी बात है वो यही जान लीजिएगा कि वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी सेल को द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे आपका इन्वर्टर की बैटरी, है ना। उसके बाद दूसरा जो होता है कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत रासायनिक सेल का दूसरा नाम क्या है, प्राथमिक सेल। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा कि ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर सेल दो प्रकार के, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। अब मैंने वो नाम नहीं बताया, वो नाम आप खुद याद रखिए दिमाग से अपने। ठीक, तो प्राथमिक और द्वितीयक ये दोनों सेल मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों सेल के अंदर क्या क्या अंतर होता है, उसका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। चलिए बात कर लेते हैं दोनों के डिफरेंस की, है ना। और डिफरेंस भी आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, यानी इन दोनों सेलों में क्या डिफरेंस होता है ना, उसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है। उससे पहले एक बात और सुन लीजिएगा कि यहां पर देखिए मैंने एक साइड में केवल इसके डिफरेंस को लिखा हुआ है, यानी 5 पॉइंट मैंने इधर वाले सेल के लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट आपको इस साइड में लिखना है ना। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं था आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट मुझे क्लियर भी करवाना है आपको। तो इसलिए मैंने क्या किया कि यहां पर इधर पॉइंट नहीं लिखा है। जितने पॉइंट इधर लिखे हुए हैं इन्हीं का निगेटिव पॉइंट आपको विद्युत अपघटनी सेल में लिखना है, यानी यही सारे पॉइंट रहेंगे। लेकिन बस क्या होगा, यहां पर जो डिफरेंस होगा, इधर जो बात पॉजिटिव है उधर बात क्या होगी, वही निगेटिव होगी। ऐसे मैं बताऊंगा ही आपको अभी क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ना। तो चलिए देख लेते हैं पहला अंतर हमारा क्या लिखा हुआ है। तो पहला देखिए लिखा हुआ है कि विद्युत रासायनिक सेल, और विद्युत रासायनिक सेल का और क्या नाम होता है, प्राथमिक सेल, है ना। प्राथमिक सेल क्या करता है, तो प्राथमिक सेल आपका विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। यानी वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल या प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है ना। तो प्राथमिक सेल को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो इधर तो ये बात हो गई कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। उसका जस्ट अपोजिट आपको इधर लिखना है, विद्युत अपघटनी सेल में। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इधर, तो इधर ये लिखेंगे कि वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। पहला पॉइंट उसी का जस्ट उल्टा लिखा जाएगा, जो इधर बात इसका उल्टा उधर लिखना। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। इन्हें द्वितीयक सेल भी कहा जाता है कि नहीं, इन्हें द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। और इन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है, दोबारा आवेशित किया जा सकता है। चार्ज का मतलब क्या है, आवेशित करना। तो इन्हें दोबारा आवेशित किया जा सकता है। ठीक, तो ये बात हो जाएगी विद्युत अपघटनी सेल में। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट तो क्लियर हो गया। पहला तो पॉइंट केवल यही बताया कि कौन किस ऊर्जा को किस में बदलता है। ठीक, उसके बाद देखें नंबर 2 क्या लिखा कि इसमें दो अलग अलग विलयनों में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा समझने के लिए भी समझ लीजिए, अभी जब सेल पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे उसमें। तो यहां पर क्या है कि इसमें दो अलग अलग विलयनों में 2 इलेक्ट्रोड, है ना। तो ये इलेक्ट्रोड क्या है, तो इलेक्ट्रोड होता है धातु की छड़,
किसी भी धातु की क्षण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए जैसे ये एक विलयन बना हुआ है, ये क्या है? एक सेल है। अभी समझने के लिए केवल इतना समझ लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है ना। अभी इसकी स्टडी भी करना है आगे चलकर डिटेल में, बिल्कुल ठीक। तो ये सेल देखिए बना हुआ है एक कंप्लीट सेल। यहां पर ये क्या है? तो ये है जिंक की छड़ है। ये जिंक की छड़, मैंने बताया किसी धातु की छड़ को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक। तो यहां पर ये जिंक की छड़ है, तो इसे क्या कहेंगे? जिंक का इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, है कि नहीं। तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया। इधर क्या है? ये कॉपर का इलेक्ट्रोड, यानी कॉपर की छड़ को मैंने क्या नाम दिया? कॉपर का इलेक्ट्रोड। यानी धातु की छड़ को समझने के लिए आप इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉपर की छड़ को कॉपर का इलेक्ट्रोड कह दिया, जिंक की छड़ को जिंक का इलेक्ट्रोड कह दिया। तो दो इलेक्ट्रोड हैं देखिए, एक इलेक्ट्रोड जिंक का है जो जिंक सल्फेट में पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड कॉपर का है जो कॉपर सल्फेट के विलयन में पड़ा हुआ है। तो दो अलग अलग इलेक्ट्रोड, एक जिंक है और एक कॉपर है, तो दो अलग अलग हो गए और दो अलग अलग विलयन के अंदर भी है। जिंक वाला जिंक सल्फेट के विलयन के अंदर है, कॉपर वाला कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर है। तो डबल अलग अलग विलयन हो गए और डबल अलग अलग इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक। तो यही पॉइंट यहां पर ये कह रहा है कि इसमें दो अलग अलग विलयनों में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो धातु की छड़ है वो अलग अलग विलयनों में पड़ी होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक। उसके बाद तो ये तो इसकी बात हो गई विद्युत रासायनिक सेल की, यानी ये सेल कौन सा बना हुआ है? विद्युत रासायनिक सेल। अब यहां पर क्या था कि यहां पर स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने इधर के पॉइंट नहीं लिखे और समझाने के लिए आपको डायग्राम मैंने इधर ही बना दिया है दोनों का। तो ध्यान रखिएगा ये डायग्राम किसका है? विद्युत रासायनिक सेल का, है ना। गलती से इसमें ही ना बना दीजिएगा, घटनी सेल में मिला दीजिए, ठीक। तो ये डायग्राम किसका है? विद्युत रासायनिक सेल का। स्पेस ना होने की वजह से मैंने इसको इस साइड में बनाया हुआ है। तो यहां पर ये हो गया दूसरा पॉइंट, विद्युत रासायनिक सेल का क्लियर हो गया। इधर क्या लिखना होगा सेकंड नंबर पॉइंट में? तो इसी का जस्ट उल्टा लिख दीजिए। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा कि इसमें एक ही विलयन में, है ना, इसमें क्या लिखेंगे? विद्युत अपघटनी सेल में दूसरा पॉइंट है कि इसमें एक ही विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं या दो इलेक्ट्रोड पड़े हुए होते हैं, है ना। देखिए यहां पर ये जो डायग्राम बना है ये किसका डायग्राम है? ये एक जर्नल विद्युत अपघटनी सेल है ना। विद्युत अपघटनी सेल की शक्ल देख लीजिए, ऐसा होता है। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल इतना है, आप देख रहे हैं कि यहां पर जो पात्र है, जो कंटेनर है, वो केवल एक पात्र है और उसमें दो इलेक्ट्रोड हैं। एक इस साइड में इधर इलेक्ट्रोड है और एक इस साइड में इधर इलेक्ट्रोड है, यानी इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, है कि नहीं। इसके अंदर क्या है? दो इलेक्ट्रोड। और यहां जरूरी भी नहीं है कि इलेक्ट्रोड जो है आपका वो अलग अलग ही हो, कोई ये कोई जरूरी नहीं है, अलग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर दो इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं एक ही विलयन के अंदर, है कि नहीं। तो यहां से इसमें ये पॉइंट हमें क्लियर हो जाएगा, इसको समझ में आ रहा होगा आपको कि इस विलयन में क्या होता है कि विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में पड़े हुए होते हैं या एक ही विलयन में रखे हुए होते हैं या एक ही विलयन में लगे हुए होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां अलग अलग था और यहां क्या होगा कि एक ही विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक। ये हो गया। इसके अंदर भरा क्या था? NaCl, ठीक। अभी केवल इतना समझ लीजिए, डिटेल में स्टडी जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक एक बात की चर्चा करेंगे इनके बारे में डिटेल में, ठीक। तो सेकंड नंबर पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। उसके बाद नंबर थर्ड देखते हैं कि इसमें लवण सेतु लगा होता है। अब ये क्या बला है? लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज, है ना। तो ये लवण सेतु क्या होता है? तो लवण सेतु वो होता है जो दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ता है, सेल को कंप्लीट करने का काम करता है। और ये किसमें पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा विद्युत रासायनिक सेलों में। यानी लवण सेतु आपको कहां देखने को मिलता है? तो लवण सेतु आपको देखने को मिलेगा प्राथमिक सेल में या विद्युत रासायनिक सेल में, या वे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता उनमें। प्रश्न आपसे किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि लवण सेतु का प्रयोग होता है, चार ऑप्शन दे दे, प्राथमिक सेल में, द्वितीयक सेल में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। लगाइए टिक, आपको पता हो कि लवण सेतु का प्रयोग कौन से सेल में होता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि लवण सेतु का प्रयोग विद्युत रासायनिक सेल या इसी का दूसरा नाम है प्राथमिक सेल, है ना, या इसी को कह सकते हैं कि आवेशित ना होने वाला सेल, दोबारा चार्ज ना हो पाने वाला सेल,
इसमें लवण सेतु का प्रयोग होता है। लवण सेतु कहाँ है जरा देख लीजिए। तो देखिए इस विलयन को जोड़ने वाली ये जो डंडी लगी है से ये यानी जो दोनों विलयन को जोड़ रही है, दोनों सेलों को जोड़ रही है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसी को नाम दिया गया है आपका, ऊपर देखिए लिखा भी हुआ है लवण सेतु, या यहां भी हम लिख के आपको बता देते हैं, ये क्या है हमारा लवण सेतु है। यानी दो विलयनों को या दो सेलों को जोड़ने वाली जो ये छड़ है या ये जो पुल है ना, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं इसको। पुल क्या करता है, टूटे हुए रास्ते को जोड़ने का काम करता है। पुल यही काम करता है ना, टूटे हुए रास्ते को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु का जो कार्य है, सेतु का मतलब पुल, तो ये क्या करता है कि दोनों सेलों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और ये जोड़ता क्यों है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा जब ये सेल पढ़ाऊंगा तब, ठीक। तो चलिए ये हो गया, इसमें लवण सेतु यहाँ पर देखिए लगा हुआ है। इसमें क्या लिखा जाएगा तीसरा पॉइंट, तो इसमें किसी भी कोई प्रकार का लवण सेतु नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3 विरुद्ध अपघटनी सेल में लिखा जाएगा, यानी इसमें किसी लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। सामने देख सकते हैं इसकी शक्ल कि यहाँ पर कोई भी लवण सेतु नहीं है, यानी इसके अंदर कोई भी लवण सेतु नहीं होता है। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चौथा देखिए कि इसमें होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है, यानी प्राथमिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली जो रेडॉक्स अभिक्रिया, अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी सेलों के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, अगर मान लिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न से आ जाए एग्जाम में आपके, है ना, कि सेलों में किस प्रकार की अभिक्रिया देखने को मिलती है ना, तो एक ऑप्शन में लिख दे ऑक्सीकरण, एक ऑप्शन में लिख दे अपचयन, सी नंबर ऑप्शन में लिख दे रेडॉक्स, और चौथे ऑप्शन में लिख दे इनमें से कोई नहीं, है ना। तो वहां पर आपको दिमाग लगाना होगा कि सेलों के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं प्रक्रियाएं, यानी दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, और जब दोनों एक साथ होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा कि इसमें होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, स्वतः होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया तो दोनों सेल में होगी, लेकिन जो प्राथमिक सेल है, जो विद्युत रासायनिक सेल है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया अपने आप होगी, यानी स्वतः। स्वतः का मतलब क्या है, अपने आप होने वाली अभिक्रिया, है ना, यानी अपने आप ऑक्सीकरण भी होगा और अपने आप अपचयन भी होगा। अब किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होगा, तो वो जब हम सेल पढ़ेंगे प्राथमिक वाला तब जानेंगे कि किसका होगा किसका नहीं होगा, ठीक। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया जो है स्वतः होती है, अपने आप होती है, और यही कारण है, स्वतः अभिक्रिया होने का यही कारण है कि ये सेल क्या होता है, डेड हो जाता है, खराब हो जाता है। क्योंकि जब तक अभिक्रिया अपने आप से होती रहेगी तब तक प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे अपने आप से रिएक्शन होना बंद हो गई वैसे सेल खराब हो जाता है कि नहीं। तो स्वतः होना भी क्या है, प्राथमिक सेल के खराब होने का रीजन है, ठीक। चलिए इधर क्या लिखा जाएगा नंबर 4 में, तो इसमें होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। इसमें लिखा जाएगा चौथा पॉइंट कि इसमें होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया क्या, वही ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया, है ना, क्या होती है कि स्वतः नहीं होती है, या शब्द देखा हुआ आपको ये भी मिल सकता है कि अस्वतः होती है या स्वतः नहीं होती है, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती। अब ये स्वतः नहीं होती तो करवाता कौन है, हाँ, तो करवाता कौन है, तो करवाता है इसमें जो आपका विद्युत अपघट्य है, जो उसके अंदर आपका चालक भरा हुआ होता है, वो उस अभिक्रिया को कंप्लीट करने का काम करता है। यानी इसमें क्या है, विद्युत भी होती है, तो यहाँ पर जो लाइट है, जो विद्युत अपघट्य है, वो क्या करता है, इसमें विद्युत अपघट्य अभिक्रिया को चालू रखने का काम करता है। यानी विद्युत अपघट्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस अभिक्रिया को चलाने में। और इधर कोई विद्युत अपघट्य तो होता नहीं है, इधर केवल धातु के इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर विलयन भरा होता है विद्युत अपघट्य का। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघट्य भरा होता है, और विद्युत अपघट्य ही क्या करता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए या रेडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो जो विद्युत अपघट्य होता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं को चालू करने का या चलाने का कार्य करता है। तो यहां पर क्या होता है कि अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, बल्कि विद्युत अपघट्य जो है इन अभिक्रियाओं को चलाने का कार्य करता है। तो यहां पर अभिक्रियाएं किसी दूसरे के द्वारा चलाई जाती हैं, इसलिए इसमें स्वतः नहीं होती, और यही कारण है कि इसे पुनः चार्ज किया जा सकता है।
है कि नहीं? क्योंकि जब कहीं पर कुछ लोग कार्य कर रहे हो, जब तक एनर्जी रहेगी तब तक कार्य करेंगे, एनर्जी नहीं होगी डाउन पड़ जाएंगे, तो एनर्जी आयनों के अंदर नहीं रह गई तो सेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है ना। उसके बाद जब आप उसको फिर से एनर्जी देंगे, फिर से उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे, लाइट देंगे, ऊर्जा मिलेगी उसको, वो फिर से काम करने लगेगा। तो यहाँ पर विद्युत अपघट्य होने की वजह से अभिक्रिया असतः होती है और सेल दोबारा भी चार्ज किया जा सकता है, दोबारा भी कार्य करता है। ठीक, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। अगला देखिए नंबर 5 लिखा कि इसमें एनोड ऋणात्मक व कैथोड धनात्मक होता है। अब ये एनोड क्या है, कैथोड क्या है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं धातु की छड़, है ना, ये देखिए इसमें इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एनोड जो होता है, एनोड क्या होता है, तो एनोड कह रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल में जो आपका एनोड होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, यानी एनोड पर चार्ज कैसा होता है, माइनस होता है, निगेटिव। देखिए यहां पर एनोड है, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस का है ना। वह कैथोड कैसा होता है, धनात्मक, यानी विद्युत रासायनिक सेल के अंदर जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, सामने देख रहे हैं जो कापर वाला यहां पर ये आपका क्या है, ये है कैथोड, यानी कापर का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, कैथोड है। और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। तो सामने देखने से पता चल रहा है ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम विद्युत रासायनिक सेल का है, प्राथमिक वाले सेल का। अब यहाँ स्पेस ना होने की वजह से मैंने इसको इधर बना दिया है ना, लेकिन ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है विद्युत रासायनिक सेल का। ठीक, उसके बाद देखिए अब इसका जस्ट अपोजिट इसमें लिखा जाएगा, इसके सारे पॉइंट इधर उल्टा लिखे जाएंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो आपका होता है वो एनोड धनात्मक, देखिए यहां पर ये विद्युत अपघटनी सेल है, नीचे बना हुआ है, तो इसमें एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है कि नहीं। तो ये आपके क्या होते हैं कि इसमें 5 डिफरेंस होते हैं, और भी डिफरेंस लिखे जा सकते हैं, धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे आगे तो मैं आपको और डिफरेंस बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए केवल आप 5 डिफरेंस ये याद रखिए। और उसके बाद अगर 1-2 डिफरेंस और लिखना हो, जैसे इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, छठा डिफरेंस ये हो जाएगा, इसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है कि नहीं, तो ये लिख सकते हैं। तो 6 पॉइंट हो गए। इसका प्रयोग कहां देखने को मिलता है, यानी विद्युत रासायनिक सेल आपको कहां देखने को मिलता है, तो विद्युत रासायनिक सेल आपका टार्च है ना, घड़ी है, इनमें प्रयोग होता है इसका, है कि नहीं। और जो आपका विद्युत अपघटनी सेल है वो कहां होगा, तो जो विद्युत अपघटनी सेल होता है वो आपको इन्वर्टर की जैसे बैटरी है ना, या जो भी बैटरी मोबाइल की बैटरी हैं जो दोबारा चार्ज की जा सकती हैं, वो सब आपकी क्या है, विद्युत अपघटनी सेल। ये सेल और बैटरी क्या है, सेल का भी नाम आ रहा, बैटरी का नाम आ रहा, तो सेलों का समूह क्या कहलाता है, बैटरी। यानी जब सेल एक अकेला होता तो उसे सेल कहते हैं, और जब कई सारे सेल आपस में मिलकर के जुड़ जाते हैं, है ना, तो उसे हम कहते हैं बैटरी। तो सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, है ना। तो इसीलिए इन्वर्टर की बैटरी होती है, सेल नहीं होता, क्योंकि उसमें कई सारे इलेक्ट्रोड जो है लगे हुए होते हैं। आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस हो जाता है इन दोनों सेल के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इन दोनों के एग्जांपल लिख देता हूं आपके सामने। पर एग्जांपल को मैंने जो डिफरेंस थे 5-6 वो आपको बता दिया है। अब एग्जांपल को हम देख लेते हैं कि हमारे प्राथमिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल का, है ना, क्या एग्जांपल हो सकता है। तो देखिए एग्जांपल पहला लिखा हुआ है आपका डेनियल सेल, और डेनियल सेल का ही दूसरा नाम क्या है, डेनियल सेल का दूसरा नाम है गैल्वेनी। और जिन वैज्ञानिक का नाम मैंने आपको बताया था अभी, लुई गैल्वेनी, है ना, उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था, डेनियल सेल या गैल्वेनी सेल का। तो डेनियल सेल या गैल्वेनी सेल, है ना, ये नाम याद रखिएगा। ये कैसा सेल होता है, तो ये होता है प्राथमिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल है ये। ठीक, हो सकता है कि प्राथमिक के नाम से पूछा जा सकता है। इन सेलों को प्राथमिक भी तो कहते हैं, उनको द्वितीयक सेल कहते हैं, है ना। इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, इन्हें चार्ज किया जा सकता है, अभी बताया पीछे सब। ठीक, तो ये डेनियल सेल हो जाएगा। अब डेनियल सेल का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है, तो इनको मान लिया बहुत जैसे पावर हाउस वगैरह या बड़ी जगह पर जो है इनका यूज किया जाता है बिजली उत्पन्न करने में, बनाने में, है ना। तो वहां पर इन सेलों का प्रयोग होता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये और है कि जो डेनियल सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है ना। उसका डिस्कशन मैं आगे भी आपसे करूंगा। नंबर 2 क्या है आपका शुष्क सेल, और शुष्क सेल का दूसरा नाम क्या है, लैक्लांसे सेल, है ना। शुष्क सेल का दूसरा नाम है लैक्लांसे सेल। और ये जो लैक्लांसे सेल ये आपको कहां देखने को मिलता है, तो जो आपका घड़ियों में दीवार घड़ी होती है उसमें एवरेडी का आता था या जीप का आता था सेल, वो कौन सा है, वो आपका शुष्क सेल है। इसको फोड़ने पर काला काला उसके अंदर से निकलता है, कार्बन भरा हुआ होता है, तो वो होता है शुष्क सेल या लैक्लांसे सेल।
ठीक, जिसका प्रयोग समझ गए होंगे आप, उसका प्रयोग कहाँ होता है, टार्च वगैरह में होता था। नंबर थर्ड है कि ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल। अब ये फ्यूल सेल का प्रयोग कहाँ होता है, तो फ्यूल सेल का जो प्रयोग होता है, जो अंतरिक्ष में जो है वायुयान वगैरह उड़ाए जाते हैं, रॉकेट वगैरह जाती है पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में, वहां पर जो होता है इस्तेमाल होता है फ्यूल सेल का, यानी ईंधन सेल का प्रयोग वहां पर होता है। वो फ्यूल बर्न होता है ना, जलता है, जिसके प्रेशर से रॉकेट उड़ती है, तो उसमें क्या होता है, ईंधन सेल का ही प्रयोग होता है। ठीक, तो यहां पर ये तीनों के उपयोग भी मैंने आपको बता दिया कि इसका प्रयोग कहां होता है। इधर लिखा हुआ है विद्युत खंडित सेल में एग्जांपल सीसा संचायक सेल। ये सीसा संचायक सेल इन्वर्टर की बैटरी है ना, इसको जो है सीसा संचायक सेल भी कहा जाता है, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक, तो सीसा संचायक सेल का प्रयोग ये जो हमारी होती है बैटरियां, इन्वर्टर की बैटरी हो या गाड़ियों की बैटरियां हो या कोई भी बैटरी होती है जिसे दोबारा चार्ज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीसा संचायक सेल के रूप में जानते हैं। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है निकिल कैडमियम सेल। तो तार रहित तो उपकरण बनाने में है ना, और विद्युत उत्पन्न करने में कई जगह पर जो है निकिल कैडमियम सेल का प्रयोग किया जाता है। आपको एग्जांपल ये दोनों ध्यान रखने इसलिए हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कौन सा सेल किस प्रकार का उदाहरण है। जैसे मान लिया आपको डेनियल सेल दे दिया गया, पूछ लिया गया किस प्रकार का सेल है, प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि विद्युत घटनी है ना, इस तरह के 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं यहाँ से। तो इन सेलों के एग्जाम्पल आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, है ना। तो चलिए फिर मैंने आज आपको सेल और सेल के प्रकार, सेल की परिभाषा, सेल के उदाहरण, सारे टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। अब देखिए एक छोटी सी बात ये है कि यहाँ पर क्या है कि मैं आपको अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का। तो आपकी जिम्मेदारी भी ये बनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए, है ना, क्योंकि आप जितना ही शेयर करते रहेंगे हमें थोड़ा सा उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करते हुए अच्छे से अच्छे लेक्चर्स उपलब्ध करवाते रहेंगे आपको, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।